हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हमारा ऐसे 240 चल रहा था, जिसमें हमने ये पता लगाया था कि रिस्क फ्रॉड का कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रॉड के हम चांसेस देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है ना। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, आज उसी की बात करेंगे, उसी को आगे और डिटेल में लेके जाएंगे। अब एक बात बताना कि अगर रिस्क है कैसे कैसे पता लगाते थे। हम टोटली 5 काम करते थे। हम इंक्वायरी करते थे मैनेजमेंट से या कुछ अदर लोगों से, एंटिटी के अंदर कुछ अदर पर्सन थे उनसे इंक्वायरी करते थे। हम इंक्वायरी करते थे TCWG से। हम कुछ अदर प्रोसीजर लगाते थे, मतलब कुछ दूसरे काम करते थे, लेकिन उसके बारे में हमें उन दूसरे कामों से भी हमें क्या पता चलता था, कुछ फ्रॉड के बारे में मालूम चलता था। हम क्या करते थे, कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर को पता लगाते थे, या फिर हम क्या करते थे, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते थे। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का मतलब कुछ हम अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल रिलेशंस देखते थे। ये बेसिकली हम क्या कर रहे थे, 5 काम कर रहे थे, है ना। जैसे मैनेजमेंट से हम क्या इंक्वायरी करते थे, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते थे कि वो TCWG से बात करते हैं नहीं करते हैं। मैनेजमेंट के असेसमेंट का पता लगाते थे कि क्या मैनेजमेंट अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कोई है, उनको कैसे मालूम चलता है कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, क्या उन्होंने कोई फ्रॉड नोटिस किया है क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के अंदर। क्या उनके इंटरनल ऑडिटर से जाके बात करते थे हम। मैनेजमेंट क्या एम्प्लॉय से बात करता है क्या, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से भी मालूम चल जाता है। हम TCWG से जाके बातचीत करते थे, अनयूजुअल रिलेशन देखते थे, अदर इन्फॉर्मेशन से भी हम क्या करते थे, कुछ पता लगाते थे। अब बेसिकली जो हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर थे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब वहाँ वो चांसेस कि जिनकी वजह से क्या हो सकते हैं, कंपनी के अंदर फ्रॉड हो सकते हैं। बेसिकली 3 रिस्क फैक्टर थे हमारे। वो 3 रिस्क फैक्टर क्या थे, पहला हम कहते थे कि हो सकता है कि मैनेजमेंट के कोई इंसेंटिव या कोई प्रेशर हो मैनेजमेंट के ऊपर फ्रॉड करने का, या उनको कोई परसीव्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, या एबिलिटी टू रैशनलाइज हो, मतलब एटीट्यूड ही उनका ऐसा है कि हम फ्रॉड करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसी को आज हम क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा और चलेंगे आगे। अब एक बात बताऊं, इंसेंटिव या प्रेशर का मतलब किससे था। इंसेंटिव का मतलब फ्रॉड करने से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। फ्रॉड करने से कोई फायदा है या नहीं है। और प्रेशर का मतलब कि हो सकता है कि जैसे बोल दिया गया कि मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स ने बोल दिया, शेयर होल्डर्स ने बोल दिया, मेंबर्स ने बोल दिया कि भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉड तो करना ही पड़ेगा भाई, फ्रॉड नहीं करना पड़ेगा, सॉरी फ्रॉड नहीं, तुम्हें क्या दिखाने पड़ेंगे, हमारी कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर आउटसाइडर से, मेंबर से, कि भैया तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी प्रेशर में क्या करेगा आदमी, हो सकता है ना फ्रॉड कर जाए। परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, याद करो हमने एग्जांपल किया था इधर किसका, एक कि जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट नॉर्मली क्या है, उसके ऊपर इंसेंटिव या उसको या तो फायदा हो रहा होता है या कोई प्रेशर होता है कि भैया तेरे को अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, या उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हम ऐसे नहीं थे, लेकिन हमें क्या कर दिया गया, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई फ्रॉड करने की, या हमें चीटिंग करने की, मार्क्स के लिए एग्जाम में चीटिंग करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। और एक एटीट्यूड कि भैया अपने को तो क्या करना है, कुछ तूफानी करना ही करना है। एटीट्यूड ही अपना ऐसा है, रैशनलाइज है ना। जैसे कि टैक्स की अगर क्या किया जाता है, टैक्स फ्रॉड होते हैं जो, तो कुछ लोग उसको क्या कर देते हैं, जस्टिफाई। रैशनलाइज का मतलब जस्टिफाई कर देना। तो कुछ लोग उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है भैया टैक्स का फ्रॉड कर रहे हैं, किसी का कुछ थोड़ी ना ले रहे हैं, किसी को कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट का हो रहा है, गवर्नमेंट में तो हम भी है, देश का नुकसान हो रहा है तो हम भी, तो हमारा भी तो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात, जैसे कि ये टेररिस्ट की कहानी है ना, टेररिस्ट को कभी लगता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कभी गलत कर रहा है, तो सेम वो उसका एटीट्यूड है अपना, उसको नहीं लग रहा। ऐसा ही सेम किसके साथ हो जाए, एम्प्लॉय के साथ हो जाए कि उसको कभी लग ही नहीं रहा गलत। क्लियर है इतना। अब एक बात बता सकते हो, इंसेंटिव या प्रेशर कहाँ होगा, मतलब कब ऐसे लगे कि फायदा हो और कब ऐसे लगे कि यार ये प्रेशर है यहाँ पे। तो अभी जैसे एक बात बताना, आपके मार्क्स लेते हैं, आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कम आते जा रहे हैं। आपके मार्क्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या आते जा रहे हैं, कम आते जा रहे हैं। भाई हम ये देख रहे हैं कि इंसेंटिव या प्रेशर कब होता है, कुछ एग्जांपल है क्या ऐसे। तो आपके अगर मार्क्स क्या आते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कम आते जा रहे हैं, तो एक प्रेशर होगा आपके ऊपर कि यार अभी तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों को हमारे मतलब नहीं है, घर पे हमारे मतलब नहीं है कि हमारे मार्क्स कैसे आए कैसे ना आए, उनको तो किससे मतलब है, मार्क्स से मतलब है। तो किसी भी तरीके से अपने को क्या लेके आने हैं एग्जाम में, इस बार मार्क्स तो लेके ही आने। क्या करें, चीटिंग करेगा या नहीं करेगा आदमी, चीटिंग करेगा, फ्रॉड करेगा वहाँ पे। ऐसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स देखो कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या आते जा रहे हैं, लगातार पिछले कुछ सालों से कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अभी आदमी क्या चाहेगा, मैनेजमेंट चाहेगा कि यार किसी भी तरीके से करके इस बार अपने को क्या करना है,
अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने ही पड़ेंगे, ये हो सकता है। अच्छा, और प्रेशर कब हो सकता है, इंसेंटिव कब हो सकते हैं आपके ऊपर? अच्छा, हमने क्या किया, एक बार गलती कर दी, हमारी गलती थी कि एक बार हम एग्ज़ाम में क्या लेके आ गए, 100 मार्क्स लेके आ गए। किसी पेपर में हम पहली एक बार क्या करके लेके आ गए, 100 मार्क्स लेके आ गए। तो अभी लोगों की ना एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा है। घर के भी क्या करते हैं, खूब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार ये तो अच्छे मार्क्स लेके आएगा ही आएगा। गलती से आ गए थे एक बार 100, तो अभी क्या होता है, अगर घर पे 99 भी आ जाते हैं ना अगर हमारे मार्क्स, तो घर पे हमारे फिर सेवा होती है खूब। प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी इसमें भी? तो इसमें भी तो प्रॉब्लम होगी। बताओ, गलती से अभी जैसे मान लो कि इंटर में हमारी क्या आ जाए, रैंक आ जाए, फाइनल में रैंक ना आए, तो लोग तो कहेंगे ना क्या हुआ, फाइनल थोड़ी हो गई क्या, फाइनल ज़्यादा मुश्किल हो गई क्या? जिसकी सीपीटी फाउंडेशन में रैंक आ गई, जिसकी इंटर में रैंक आ गई, तो फाइनल में भी उसके ऊपर क्या रहता है, प्रेशर रहता है कि यार इसको रैंक, तो ये तो रैंक लेके आएगा ही आएगा। एक्सपेक्टेशन है उससे लोगों की, वो ना लेके आए तो उसके ऊपर प्रेशर है अभी इस बात का कि अगर ना आए तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या नहीं करते, कभी रैंक लेके आते ही नहीं है, फालतू का प्रेशर कौन झेले बताओ। तो क्या ये सही है ऐसा? बोलो, फ्रॉड होने के चांसेस है या नहीं? कब हो रहा है? या तो फ्रॉड होने के चांस, या तो आपके ऊपर क्या है कि लगातार आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है ना, कि आपके मार्क्स क्या आते जा रहे हैं, कम आते जा रहे हैं, या फिर आपको क्या लग रहा है कि आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और या फिर कहीं हमारा ही फ़ायदा है कि अगर अच्छे मार्क्स लेके आ जाए तो हमारा ही फ़ायदा है। जैसे हमें घर पे बोल दिया जाता है कि इस बार क्या हो गया, अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको क्या दिला देंगे, स्कूटी दिला देंगे या ये चीज़ दिला देंगे। हमें घर पे बोल रखे हैं कि अगर तेरे मार्क्स बढ़िया आएंगे तो क्या दिला देंगे, बाइक दिला देंगे या फ़ोन दिला देंगे। 12th में अगर इतने मार्क्स आ गए तो तेरे को क्या है, बाइक दिला देंगे। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, फ़ायदा दिख रहा है कि मार्क्स, बाइक अगर चाहिए तो अपने को क्या लानी पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और कैसे भी लाओ। ऐसी कंपनी में भी हो सकता है। तो इंसेंटिव या प्रेशर अगर तुम देखोगे तो नॉर्मली किस तरीके से होंगे आपके। अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कब इंसेंटिव या प्रेशर आता है। तो नॉर्मली हमने तीन एग्जांपल इंसेंटिव या प्रेशर के हमने 3 एग्जांपल किए। एक तो हमने कहा कि जब हमें क्या है, हमारे मार्क्स क्या नहीं आ रहे, अच्छे नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, तो अभी प्रेशर है कि क्या लाने पड़ेंगे, मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। ऐसे ही कंपनी के लिए सोचो तो कि भैया हमारे प्रॉफिट्स जो है वो काफ़ी टाइम से क्या नहीं हो रहे, अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर प्रेशर है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे। या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थ्रेटन है। थ्रेटन का मतलब क्या है, दिक्कत देने वाली, आगे आने वाली है ना। उसके बाद कहता है आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है। एक्सेसिव प्रेशर का मतलब हमारे एक बार 100 मार्क्स आ गए गलती से, और अब एक बार 99 भी आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है ना। मम्मी हमें ऐसे 3rd 4th में हमारे एक बार क्या है, गलती से आ गए 100 मार्क्स, अभी 99 में आते हैं तो मम्मी से मार पड़ते हैं, उधर से बाबूजी जरूर बोलते हैं कभी तेरे आए थे क्या, 90 भी आए थे। वो उनको नहीं दिखते हैं लेकिन हमारे तो 99 तो दिखते हैं ना। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने और क्या बोला, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट और TCWG इज थ्रेटन। मतलब क्या, हमें ये बोल दिया गया कि अगर अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो हो गया, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो बाइक दिला देंगे। तो हमारी खुद का इंटरेस्ट बना हुआ है वहाँ पे। डायरेक्टर को बोला हुआ है भैया अच्छे प्रॉफिट। नॉर्मली डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है, डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट को रेम्यूनरेशन उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। परफॉर्मेंस का मतलब जनरली अगर आप देखोगे आगे कंपनीज एक्ट के अंदर तो आपको मालूम चलेगा कि डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के बेस पे डिसाइड होता है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज। जैसे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि सभी डायरेक्टर्स का जो टोटल, इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो टोटल डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट पे किया जाता है। तो एक बात सोचो, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा उनका क्या रहेगा, रेम्यूनरेशन रहेगा। तो उनकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी जो है वो किसके ऊपर आ रही है, प्रॉफिट के ऊपर। तो वो बढ़ा के दिखाना चाहेंगे या नहीं दिखाना चाहेंगे। तो ये इंसेंटिव है या उनका, या तो ये फायदा हो रहा है या प्रेशर हो रहा है ना। 3 अगर मैं बोलूँ कि इंसेंटिव या प्रेशर के 3 एग्जाम्पल हो गए कि नॉर्मली जनरली कब कब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉडुलेंट करेंगे।
ये 3 फायदे क्या हो सकते हैं हमारे, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है इसलिए प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर, या फिर एक्सेसिव प्रेशर है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, और या फिर हमारा खुद का वहाँ पे इंटरेस्ट है कि हमें फायदा पहुँचाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कब होती है, इसके क्या मतलब ये नॉर्मली हमें मौके कब मिलते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो 2, या मैं बोलूँ कि फ्रॉड होने के चांसेस या फ्रॉड 2 टाइप के होते हैं हमारे, और वो 2 टाइप के हमारे फ्रॉड कौन से, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा हमारा क्या था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, इसको अगर मैं सिंपली बोलूँ तो बड़ा चढ़ा के दिखाना, बड़ा चढ़ा के खूब फेंकना। तो फेंकने का जो काम आता है वो किस में आता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। नहीं, एक्चुअल में इधर हमने क्या नहीं किया, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या किया, बड़ा चढ़ा के दिखाया, कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स बढ़ा चढ़ा के दिखाए। जैसे कि हमारे घर पे क्या आ गया, मान लेते हैं कोई गेस्ट आ गया, अब जैसे कोई गेस्ट आता है ना तो हमें जो हमारे पापा है ना वो रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये खूब फेंकते हैं। तो लेकिन हम कहाँ रुकने वाले, हम आके बैठ गए पास में। एक गेस्ट आए, उन्होंने पूछा, अंकल थे, तो वो अपने पापा को मतलब हमारे पापा को वो क्या कर रहे थे, अपनी सिचुएशन बता रहे थे, कुछ दिक्कत थी उनको बता रहे थे कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है क्या है। हम वहीं पे बैठे थे, हमने बोल दिया, अरे अंकल आपको इतनी दिक्कत है तो क्या है, अमित अंकल से कुछ नहीं पूछते आप, बोला अमित अंकल को, उन्होंने कहा अमित शाह है ना, उनसे पूछो क्या दिक्कत है। हम तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, नल भी खराब होते तो हम तो उन्हीं को बुलाते हैं, तो उन्हीं को फोन करते हैं, वो सब काम करवा देते हैं हमारे। अब बताओ, फेंकने में तो अपने कोई है ही नहीं, इसको हम क्या बुला रहे हैं, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और एक दूसरे तरीके की क्या होती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब चोरी करना। जैसे गेस्ट आते हैं तो नॉर्मली क्या है, अपने पार्किंग की जगह है अपने घर के बाहर, तो वो अपनी गाड़ी वगैरह क्या करते हैं वहीं पार्क करते हैं। ठीक है, ड्राइवर को नॉर्मली चाबी दे जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उनके ड्राइवर के पास जाते हैं, चाबी लेते हैं और चले जाते हैं अपना, बढ़िया उनका पेट्रोल फूक के आते हैं। चोरी है या नहीं, बिना पूछे जाते हैं, चोरी है या नहीं है। अच्छा, बाई चांस कोई गेस्ट अगर चाबी घर पे ले जाए, अंदर ही ले जाए, अपने को बाहर छोड़ के ना जाए चाबी, तो हम लोग क्या करते थे, पेट्रोल निकाल देते हैं उसका। चोरी है या नहीं, सर क्या बोल रहे हो यार, बिना याद ऐसे ही रहेगा हमें। ठीक है, तो फ्रॉड 2 तरीके से, या तो बड़ा चढ़ा के बताओ और या फिर एक्चुअल चोरी करो। अब एक बात बताना, अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब होगा, ये कब होता होगा, हमें अपॉर्चुनिटी, हमें मौके कब मिलेंगे बड़ा चढ़ा के बोलने के, उसको समझना है। और ये भी समझना है कि अपॉर्चुनिटी चोरी करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ हो। मेरे को बताना, अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, कंपनी के यहाँ पे कामकाज करने के तरीके उतने इफेक्टिव नहीं है, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, चोरी करने का चांस होगा कि नहीं होगा, होगा। चोरी करने का चांस तो 100% है। तो हमें मालूम है एसेट के ऊपर इतना कोई कंट्रोल नहीं है, चोरी करके कोई भी ले जा सकते हैं। क्या यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का रिस्क है या नहीं? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का रिस्क है, किसकी वजह से? अपॉर्चुनिटी की वजह से। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ कि हमारी अपॉर्चुनिटी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको इन दोनों पॉइंट्स को ना साथ में समझना पड़ेगा। तो बोलता हूँ नेचर ऑफ इंडस्ट्री हमारा ऐसा है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या? चलो सुनना, हमारी जो कंपनी है वो क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने का हमारा काम है। अब जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना, तो उसको सॉफ्टवेयर बनाने में क्या लग जाते हैं? 3-4 साल तो लग जाते हैं हमें आराम से। अब 3-4 साल में हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो क्या, और एक बात बता दूं, हमारे मान लेते हैं जो ये हमारी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इंडेस ऐसा है नहीं जो इसके ऊपर लगता हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर हमारे नहीं लग रहा कोई इंडेस। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई चांस है कि हम रेवेन्यू अपना बढ़ा सकते हैं जिस साल हमें बढ़ाना होगा? क्योंकि 4 साल लगते हैं। अब 4 साल में हमें जिस साल रेवेन्यू बढ़ा के दिखाना होगा हम उस साल दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, तो हम अपनी इच्छा से ही करेंगे। फिर तो अपॉर्चुनिटी है या नहीं? क्या चोरी करने की अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे अभी चोरी करने की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है इस केस में, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बताने की अपॉर्चुनिटी तो जरूर है। तो इंडस्ट्री हमारी ऐसी। जैसे और मैं बोलूँ, एक बात बताना है, और एक तो अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब हमारे ऊपर क्या नहीं लग रहा है, कोई एएस या इंडेस ही नहीं लग रहा, तब अपॉर्चुनिटी है ना। कोई इंडेस नहीं लग रहे हमारे ऊपर या एएस नहीं लग रहा हमारे ऊपर, तब अपॉर्चुनिटी। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी और कब हो सकती है? हमारी
हमारे ऊपर कोई रेगुलेटर ही नहीं, या रेगुलेशन जो है वो बहुत कम लगता है। आप लोग बताना मेरे को कि अगर एक कोऑपरेटिव बैंक है और एक कमर्शियल बैंक है, किसके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है, दोनों को जो रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई। ये दोनों कौन है? एक साइड कमर्शियल बैंक है, एक साइड कोऑपरेटिव बैंक है। इन दोनों को रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई है। अभी होता क्या है, जो कमर्शियल बैंक है इसके ऊपर आरबीआई के सारे रूल्स लगते हैं, इसको बहुत सारी कंडीशंस आरबीआई की फुलफिल करनी पड़ती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को इतनी नहीं करनी पड़ती। कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग जो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन है वो थोड़े से रिलैक्स्ड है, थोड़े से मतलब वहां पे इतना इनके ऊपर बर्डन नहीं दिया हुआ कि आपको ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कुछ सुनो, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या है, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो हमारा क्या है? कोऑपरेटिव बैंक किसके लिए बनाया जाता है? पहली बात तो वो किसके लिए बनाया जाता है? खुद के मेंबर्स के लिए, कि खुद के मेंबर्स क्या करेंगे, उस बैंक में रुपए डालेंगे और जब जिस मेंबर को जरूरत होगी वो लेके चला जाएगा। तो मतलब वो म्यूचुअली हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है? कोऑपरेटिव बैंक बनाया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह या कोऑपरेटिव बैंक बनाया जाता है। और कमर्शियल बैंक जो है वो किससे डील कर रहे हैं? पब्लिक से। तो इसके ऊपर इसको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे आरबीआई के, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को बताना, ज़्यादा अगर फ्रॉड करने के चांसेस होंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बोलूँ बढ़ा चढ़ा के अगर बताना है तो कौन आसानी से बता सकता है? क्लियर है इतना? कौन आसानी से बता पाएगा? कोऑपरेटिव। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेटर इतना है ही नहीं, है ना। दूसरा, अच्छा क्या ये हो सकता है कि देखो ये जरूरी नहीं है कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ किसमें है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है। हो सकता है ये साथ में कहाँ पे आ जाए? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में भी आ जाए। कैसे? सुनना, अगर मैं क्या कहता हूं, हमारा काम ही इस तरीके का है, हमारा काम इस तरीके का है कि हम क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं या वहां पे चोरी हो सकती है। जैसे और नेचर ऑफ इंडस्ट्री या मैं बोलूँ कि एक्सपोजर टू सच एसेट हाईली ससेप्टिबल ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। एक्सपोजर टू सच एसेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सुनना, एक्सपोजर, ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? चांसेस। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब चोरी, और असेट का मतलब तो खैर नॉर्मली एसेट है। हमारी कंपनी या हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इस तरीके की है, या हमारी जो असेट है वो इस तरीके की है, चोरी आसानी से हो सकती है उसमें। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो काम है वो क्या है, हमें क्या मिलते हैं? जंगल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कि जंगल में आपको क्या करना है, जो चंदन के पेड़ वगैरह है वो काटने हैं। हमारी कंपनी का ये काम है। अभी आप लोग क्या करेंगे? हमारी कंपनी का काम तो यही है कि हमें गवर्नमेंट से क्या मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कि आप लोग क्या करो, जंगल के अंदर जो पेड़ वगैरह हैं, उन चंदन के पेड़ जो है उनको काटो और वो हमें क्या कर दो? सप्लाई कर दो। ये हमारा काम है इस तरीके का। अभी एक बात बताना, हमारी कंपनी क्या करेगी? जंगल में कुछ लोगों को भेजेगी, वो लोग क्या करेंगे? पेड़ काटेंगे वहाँ पे, उसको वहाँ पे एक जगह पे पहले सुरक्षित एक जगह पे रखेंगे, फिर वहाँ से उठा के फिर गोडाउन में लेके आएंगे। क्या इस तरीके का? अब एक बात बताना, डायरेक्टर नॉर्मली वहाँ पे खुद नहीं खड़ा होगा ना ये काम करने के लिए। कंपनी जो है वो हमारी वहाँ पे जो हाई लेवल के लोग होंगे हमारी कंपनी के, वो वहाँ पे नहीं होंगे, लेबर क्लास वहाँ पे जाते होंगे। क्या चांसेस है या नहीं है कि वहाँ पे वो चंदन की लकड़ी का अगर एक टुकड़ा भी क्या हो गया, इधर उधर हो गया, चोरी होने का चांस है या नहीं है? और चंदन की लकड़ी के रेट वहाँ पे क्या है? बहुत सब्सटेंशिएट रेट है, बहुत हाई लेवल के रेट होते हैं। क्या चांसेस है या नहीं है? अच्छा, अगर इंटरनल कंट्रोल खराब है तो चोरी के चांस है या नहीं है? तो यही तो हम कह रहे हैं कि चोरी करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी? जहाँ पे इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल हो, असेट के ऊपर इतना कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर वहाँ की नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इस तरीके की है, और या फिर आपकी एसेट कुछ इस तरीके की है जो वहाँ पे क्या है, चोरी होने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं। क्लियर है इतना? अभी ऐसे ही बताना मेरे को, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है तो चोरी होने के चांसेस पूरे हैं, है ना। लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही क्या नहीं कर रहा, सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा, भाई कंपनी का मैनेजमेंट इस तरीके का है कि यार जिस एम्प्लॉय को जैसे काम करना है, जिस तरीके से अकाउंटिंग करनी है करो, हम देखेंगे नहीं। भाई कंपनी का अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी तरीके से अकाउंटिंग कर देता है, मैनेजमेंट उसको कभी देखता ही नहीं है, डायरेक्टर आके देखता ही नहीं है यार ये सही से अकाउंटिंग भी करता है या नहीं करता। तो हो सकता है वही आदमी क्या कर दे, कंपनी के या तो इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिखा दे या फिर खर्चे बहुत ज़्यादा कर दे। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब या तो खर्चे बहुत ज़्यादा दिखा दिए, या तो इनकम बहुत कम दिखा दी, या बहुत बढ़ा के दिखा दी। यही तो है। तो अगर मैनेजमेंट सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा, इफेक्टिवली मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा,
तब भी तो ये चांसेस है। मैनेजमेंट को कोई मतलब ही नहीं है कोई भी एम्प्लॉय कैसे ही अपनी क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी। और क्या चांसेस हो सकते हैं? अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एकदम भी सही नहीं है, चांसेस है कि वहाँ पे भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो। और सेम वही इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? डेफिशिएंट होंगे। डेफिशिएंट होने का मतलब कमियां हैं उसमें बहुत सारी, इंटरनल कंट्रोल में बहुत सारी कमियां, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी के अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो बेसिकली दो ही पॉइंट है। दो पॉइंट कौन से हो गए? एक तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री और दूसरा कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। कि एक तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मॉनिटरिंग जो है वो मैनेजमेंट की इफेक्टिव नहीं है, तीसरा मैं कह रहा हूँ अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ये भी एक तरीके से इंटरनल कंट्रोल के पार्ट है। और इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड है ना इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। ये आगे हम कहीं बात करेंगे इसके बारे में। तो 4 तरीके की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, किसके रिगार्डिंग? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज है। 4 कौन कौन सी? नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स या अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स जो है वो डेफिशिएंट है। और 2 तरीके के अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ मिल रही थी? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में मिल रही थी। कौन कौन सी? एक तो यही था नॉर्मली, नेचर ऑफ इंडस्ट्री था, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और एक्सपोजर टू सच एसेट दैट आर ससेप्टेबल टू मिस एप्रोप्रिएशन, है ना, ये था। और एक हमारा क्या था? इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या नहीं है? इफेक्टिव नहीं है। ये किसके रिगार्डिंग थे हमारे? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले हमने ये क्या देखा था, अगर याद करो सही से, अच्छे से याद करो, तो हमने पहले क्या देखा था? सबसे पहले कि ऑडिटर पता लगाता है कि फ्रॉड होने के चांसेस कहाँ कहाँ से है, जिसमें से एक काम उसका क्या था? इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फिर उसने देखा कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है वो 3 तरीके के हैं। 3 तरीके कौन से? या तो इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या फिर रैशनलाइज या जस्टिफाइड करना उसको ना, एबिलिटी टू रैशनलाइज। अब फिर हमने देखा कि इंसेंटिव या प्रेशर में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ एग्जांपल देखे थे, मतलब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंसेंटिव या प्रेशर के कुछ एग्जांपल देखे थे, जिसमें हमने कहा था कि या तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, या प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि हमें प्रॉफिट्स अच्छे दिखाने पड़ेंगे, या हमारी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उन प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर हमने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है, कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट डेफिशिएंट है। और एक हम कर चुके हैं अपॉर्चुनिटीज़ किसकी? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। हालांकि ये पॉइंट्स क्या बने हैं? सेम ही बने, अलग नहीं बने हमारे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। मतलब क्या सर? एटीट्यूड इशू है ना, जैसे कि पहला देखो, मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लार्ज कमिटमेंट। मतलब क्या है? हमारा मैनेजमेंट है ना, फीकू मैनेजमेंट है। फीकू मैनेजमेंट का मतलब हमारा एमडी साहब है ना, उनको एक बार क्या दे दो? माइक दे दो बस, और बाय चांस आगे कैमरा लगा हुआ है तो फिर तो देखो उनके नज़ारे, क्या क्या बोल के आएंगे मीडिया के अंदर। बाय चांस वो मीडिया के सामने पहुंच गए तो वो खूब रायता फैला के आते हैं, पहले खूब बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं, और फिर आके अकाउंटेंट को बोलते हैं, भाई जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे अकाउंटिंग कर दियो, उसके हिसाब से देख लियो। तो मतलब पहले तो बोल देते हैं अरे हमारे पास खूब प्रॉफिट है, वो है, बाद में अकाउंटेंट को आके बोलना पड़ता है। बाद में अकाउंटेंट को बोलते हैं आके, भाई ये क्या कर दिया, मैं बोला यार इतना, अब इतने प्रॉफिट होने चाहिए हमारी कंपनी में, अब बताना मेरे को क्या फेकू मैनेजमेंट एक इशू हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी मैनेजमेंट की आदत है कि लार्ज कमिटमेंट करके आ जाओ, बड़ी बड़ी कमिटमेंट करके आ जाओ, तो फिर उसके हिसाब से क्या दिखाने पड़ेंगे? बाद में प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे, है ना। और क्या हो सकते हैं? अभी जैसे एक इंडिया के अंदर हमारे पप्पू साहब है जो किसी को बुलाते हैं फेकू, है ना, याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि एटीट्यूड इशू, बड़ी बड़ी बातें छोड़ना है ना, तो फेकू जो होते हैं वो छोड़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है लो मोरल या इनिशिएटिव अमंग सीनियर मैनेजमेंट। मतलब क्या नहीं है हमारा मैनेजमेंट में? क्या नहीं बचा अभी? कोई ऐसे मोटिवेशन नहीं बचा कुछ। मैनेजमेंट एकदम क्या हो चुका है? सुस्त हो चुका है। मैनेजमेंट सुस्त है तो एम्प्लॉय मस्त है अपने, करो जो फ्रॉड करना है, मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं देता जब, है ना, ये भी हो सकता है। और रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड करंट या प्री डिसीजर ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड। मतलब
रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है किनके बीच, मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच। अब जब ऐसा हो जाए, क्या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। सुनो, जैसे कि केस हुआ था, अगर अनिल अंबानी की कंपनी जो थी रिलायंस कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ने क्या है एक स्पेशल ऑडिट करवाया था। एक्चुअल में वो ऑडिट नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसे शक था कि ये रिलायंस कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, अपनी इनकम कम दिखा रहा है, टैक्स से बच रहा है ये। तो एक वहाँ पे क्या करवाया गया, स्पेशल ऑडिट करवाया गया। जयपुर की एक बहुत बड़ी फर्म थी, उसने, ये एक्चुअल में हुआ था, तो जयपुर की बहुत बड़ी फर्म थी, उसने क्या किया, ऑडिट किया, वहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया एक तरीके से। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको मालूम चला कि ये कंपनी क्या कर रही है, अपनी सेल बहुत कम दिखा रही है, सेल्स पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया ये बात। अब जब रिपोर्ट में लिखी, मीडिया में बता दिया कि भैया ये रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो क्या कर रही है, सही तरीके के अपने प्रॉफिट दिखा नहीं रही है, सेल पूरी दिखा नहीं रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने देखा तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने क्या कर दिया, उल्टा केस कर दिया। किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर। अब क्या केस किया रिलायंस कम्युनिकेशन ने? रिलायंस कम्युनिकेशन ने किया कि ये ऑडिटर जो है वो हमें क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं? रिलायंस कम्युनिकेशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है इस बात के लिए, ऐसा आरोप लगाया था रिलायंस कम्युनिकेशन ने ऑडिटर के ऊपर कि भैया ये जो फर्म है ना, ये हमसे 3-4 काम अपने और मांग रही है। ये कह रहे हैं कि जो आपकी और कंपनीज हैं उनका भी ऑडिट क्या दे दो, हमें दे दो, और नहीं दिया तो फिर हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, आपके लिए कोई मॉडिफिकेशन या अपनी रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे, ऐसा रिलायंस कम्युनिकेशन ने कहा, ठीक है। अब जो ऑडिटर था उसने क्या है, क्या बोलाते हैं उसको, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ले लिया था। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ऑलरेडी उसको मालूम था कि ये रिलायंस कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके के पंगे जरूर करेगा अगर इसके अगेंस्ट में कुछ भी बोला तो उसने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया उस ऑडिटर ने। उसने बोला कि सुनो, आज की डेट में इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो रिलायंस को चैलेंज कर सके, क्योंकि रिलायंस की अपनी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आदमी क्या नहीं कर सकता, रिलायंस को तो कम से कम ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये उसका ऐसा स्टेटमेंट था। अब हुआ तो अभी बताओ, क्या यहाँ पे ऑडिटर और रिलायंस के जो रिश्ते थे क्या वो सही थे? क्या ऐसे में चांसेस हैं फ्रॉड हो सकते हैं? हाँ, पूरे चांसेस हैं इधर फ्रॉड होने के, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमें एक्चुअल में हुआ था, अभी कुछ लोगों को हो सकता है ऐसे जानना हो कि क्या हुआ, क्या था उसके बाद में, पूरा केस क्या बना। तो होना क्या था, देखो ऐसे केस में होता क्या है ये, क्योंकि देखो हमें मतलब क्या है इससे, हमें इन चीज़ों से तो मतलब है नहीं, हमें तो मतलब क्या है, कहानियों से ज़्यादा मतलब है जानना है कि हुआ क्या था। तो देखो ऐसे केस में होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने बुलाया ऑडिटर को, क्या किया, तेरे को क्या भेजा था काम करने के लिए। तो ऑडिटर बेचारा क्या बोलेगा, भाई तुमने तो बोला था, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि तुमने तो बोला था यार ऑडिट करने के लिए, वहाँ पे जाके जो गलतियाँ मिली हमने बता दी। गवर्नमेंट कह रही है ऐसे कोई गलतियाँ बताते हैं क्या इतनी? देखो गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है रिलायंस के सामने, तो इतने फंड्स आते हैं रिलायंस से, तो क्या ऐसे थोड़ी ना कोई ऑडिट करता है, इतनी गलतियाँ थोड़ी, 2-4 गलतियाँ निकाल के बोल देते, छोटी मोटी गलतियाँ जी, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में हुआ क्या, फिर गवर्नमेंट ने तरीका निकाला कि एक कमेटी बनाई। पहले तो जब भी दिक्कत आती है तो क्या बनती है, बोलो आईसीआई में भी क्या किया था, कमेटी बनाई थी पहले। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को क्या बोला कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सभी का पहले क्या करो, ऐसे स्पेशल ऑडिट करो। फ़ायदा हो गया किसका, और किससे करवाई, वो जयपुर वाली ऑडिटर से ही करवाया। उसको बढ़िया काम मिल गया, अपना 4-5 कंपनीज का ऑडिट करने को और मिल गया, बढ़िया काम मिल गया उसको। उसने किसी की इतनी 2-3 कंपनी जो छोटी छोटी कंपनीज थी उनको बाहर निकाला, तो उनके अगेंस्ट में बहुत सारी गलत रिपोर्ट दी, तो रिलायंस धीरे धीरे क्या हो गया, वो न्यूज़ से बाहर हो गया। लेकिन हाँ, जब ये झगड़े हुए थे ऑडिटर और रिलायंस के बीच में, तो इकोनॉमिक्स टाइम के फ्रंट पेज पे, क्वार्टर पेज कम से कम क्या दिया गया था, ये सारी बातें आई थी बाहर, एक्चुअल में हुआ था। हाँ, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और एनफोर्समेंट और एंटिटीज वैल्यू। मतलब एंटिटी की वैल्यू ऐसी है, तो लेना देना नहीं हो, एटीट्यूड ही ऐसा है उसका। उनको क्या है, शाम दाम धन भेज कुछ भी, मतलब अपने को तो क्या अपना काम होना चाहिए। ऐसा कौन है, ऐसी कोई कंपनी है क्या इंडस्ट्री में? हाँ, किसकी है, मुकेश अंबानी की। हाँ, मुकेश अंबानी क्या है, सिंपल यही रूल है कि कुछ भी हो अपने को तो क्या करना है। ये वाला केस का पार्ट हो गया अनिल अंबानी का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मुकेश अंबानी का क्या कॉन्सेप्ट है अपना, कुछ भी हो अपने को तो क्या करना है, अपना काम होना चाहिए। अपने को लोगों से भैया अगले साल क्या लेना है, ऑफर लेना है, मतलब रुपए लेने हैं, तो भैया इस साल क्या करने पड़ेंगे, अपने को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, कुछ भी हो किसी भी तरीके से, अपने को वैल्यू नहीं है। गुरु मूवी देखिए क्या,
तो उसमें अभिषेक बच्चन क्या बोलता है, ये अपने पास क्या होना चाहिए, अपने तो एक सोने का जूता लेके चलते हैं और एक चांदी का, जिसको जो पसंद आए वो दे देते हैं, बस अपना काम बनना चाहिए, जो जैसे काम बने वैसे बनाओ, ठीक है। तो कोई भी काम करना पड़े, अपनी कोई एथिकल वैल्यूज नहीं है, ठीक है, जैसे काम बने। हालांकि आज के ऐसे नहीं कहूँगा कि मुकेश अंबानी की कोई, उनके भी यहाँ पे क्या है कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि अपने को अगर प्रॉफिट कमाना है तो किसी भी तरीके से क्या किया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए। तो ये याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद रह सकते हैं हमें। तो एटीट्यूड इशू अगर मैं बोलूँ तो कैसे याद कर सकते हैं हम, एक तो फेकू मैनेजमेंट है हमारा, कुछ भी बोल के आ जाता है, उसके बाद में संभालो, उसके बाद में कह रहे हैं लो मोराल है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर कोई मोटिवेशन बचा नहीं है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, अडवाणी जी, मालूम है, लाल किशन अडवाणी। तो अभी क्या है, अभी उनको कोई मतलब ही नहीं है अभी, है ना, बेचारे पहले राष्ट्रपति बन रहे थे तो वो भी नहीं बने, अभी पीएम बनने के उम्मीदवार थे तो मोदी जी आगे आगे, तो अभी कोई इनके ज़िंदगी में कोई मकसद बचा नहीं है, अभी तो यमराज वेट कर रहा है, यमराज भी आके बोल देता है चले भाई साहब, कुछ बचा तो है नहीं अभी ज़िंदगी में, लेकिन बूढ़े हो रखे, लेकिन अभी कोई मोराल नहीं बचा इनमें, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं, 2 बीजेपी के हो गए और 2 अंबानी ब्रदर्स हो गए हमारे, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं कि एक तो फेकू मैनेजमेंट है, एक कोई मोराल नहीं बचा है, मतलब अडवाणी जी हो गए, एक ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, और एक हमारा क्या हो सकता है कि एंटिटी की कोई एथिकल वैल्यूज़ बची नहीं है, एंटिटी की कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो उनको कोई काम करवाने से ही मतलब है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा, तो ये तीनों हमारी बातें किसके लिए होगी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो इंसेंटिव प्रेशर के लिए 3 पॉइंट। अब देखो बुक के अंदर देखोगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो बुक के अंदर दिए होंगे, हालांकि मैं वो भी करवाऊंगा अभी, लेकिन एक बार के लिए हमें इतने एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है, बुक के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, एक बार के लिए कम से कम इतने एग्जाम्पल तो याद करेंगे हम। तो इंसेंटिव प्रेशर के लिए हमें क्या देखने थे, 3 चीज़ें। इंसेंटिव प्रेशर में 3 चीज़ें कौन कौन सी, या तो प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं तो इसलिए हमें हमारे ऊपर प्रेशर है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और या फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक्सेस प्रेशर है, आज तक बढ़िया परफॉर्म किया भैया, पिछले सालों तक डिविडेंड बढ़िया बांटा, तो इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, डिविडेंड बटेगा इस बार भी, है ना। और या फिर हमारा पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट वहाँ पर छुपा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ में 4 पॉइंट्स थे, और एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन में 4 पॉइंट हमें याद करने हैं, कैसे, माँ फेकू अडवाणी, ठीक है। नेक्स्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में हमने अपॉर्चुनिटी का तो कर लिया, अब नेक्स्ट है, पहला पॉइंट कर लेते हैं इसका, कि यहाँ पे भी तो इंसेंटिव या प्रेशर। एक बात बताना, कोई भी आदमी चोरी कब करेगा, उसके ऊपर प्रेशर कब होगा चोरी करने का, उसने लोन ले रखे हैं इतने ज़्यादा, लोग उससे रुपए मांगते हैं, तब वो क्या करना पड़ रहा है, उसको चोरी करके कैसे ना कैसे वो लोगों को पैसे तो चुकाने पड़ेंगे ना, हो सकता है नहीं, तो उसकी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है, मैनेजमेंट को या एम्प्लॉय को चोरी करनी पड़ रही है, एंटिटी के अंदर चोरी करनी पड़ रही है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि हमारी ज़रूरतें कम है इसलिए हमारे ज़मीर में दम है, कुछ ऐसी बातें बोली थी ना, हमारी ज़रूरतें कम है भाई, अपने को कोई इतना कोई अपने है नहीं, कोई इतनी विशेष नहीं है, कोई इतनी इच्छा नहीं है, तो इसलिए अपने क्या है, ज़मीर में दम है कि अपने चोरी वगैरह इतना कुछ करते नहीं है ना। हो सकता है भाई अगर लोन वगैरह लिए होंगे तब आपको वो चुकाने पड़ेंगे, लोन वगैरह कुछ लिए ही नहीं है आपने, इतना कुछ किसी के कोई रुपए देने ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, चोरी वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद कहता है एडवर्स रिलेशन बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉय विद एक्सेस टू कैश, मतलब रिलेशन अच्छे नहीं है, किन के बीच, एंटिटी के बीच और एम्प्लॉय के बीच, और खासकर कौन से एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जिनके हाथ में कैश रहती है, तब तो चोरी होने के और ज़्यादा चांस है ना। उसके बाद चोरी करने का भी क्या हो सकता है, एटीट्यूड का मुद्दा भी तो बन सकता है, जैसे कि क्या, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एटीट्यूड डिसरिगार्ड फॉर द नीड फॉर मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मतलब क्या, अपने यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय किस टाइप के हैं, जैसे ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आता है ना, तो हम ये बोलते हैं ये ऑडिट करेगा, इसको तो देख लेंगे अपने। ऐसे क्या है, कंपनी क्या करती है, नए इंटरनल कंट्रोल लेके आती है, मैनेजमेंट कहता है नहीं कुछ नहीं, अपने तो भैया वही चलेगा जैसा आज तक है, एम्प्लॉय जो है कंपनी जैसे आज तक करते हैं ना वैसे ही करेंगे, नए लाने तो अपने ये फालतू के ऐसे ही है, अपने तो ऐसे ही चलेंगे जैसे आज तक चलते हैं।
डिसरिगार्ड कर रहे हैं। चाहे कोई नए तरीके के कंट्रोल लगाए जाएं एंटिटी के अंदर, उनको मतलब नहीं है। नए तरीके के सॉफ्टवेयर लाए जाएं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं हम जैसे आज तक चोरी वगैरह आज तक करते आए हैं, अपने को कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, मिसबिहेवियर इंडिकेटिंग प्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन। मतलब आपके एम्प्लॉय आपसे संतुष्ट नहीं है। एम्प्लॉय क्या करता है, चोरी करता है। चोरी करते मान लेते हैं पकड़ा भी गया, पकड़ने के बाद में क्या बोलते हैं, उससे पूछा ना चोरी क्यों की, कहते तुमने उस दिन मेरे साथ ये किया था ना, ये उसका बदला है, चोरी नहीं थी एक्चुअली, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था, मैं तो खुद चाहता था पकड़ा जाऊँ, तेरे को सुनाऊँ मैं। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, खुशी नहीं है एम्प्लॉय आपका वहाँ से, हो सकता है। उसके बाद कहते हैं चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल। एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट का जो लाइफस्टाइल है वही क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। एंटिटी का जो जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या किया, मेरे पास अभी तक क्या रहता था, नोकिया 1100। अभी मैंने क्या कर लिया, 4-5-10 दिन बाद में मेरे पास क्या आ गया, iPhone XS, वो भी बताओ। अब मेरी इनकम जो है वो कितनी है, महीने की 2500 रुपये। अब बताओ मैं iPhone क्या ला रहा हूँ, XS कहाँ से आ गया मेरे पास एकदम से इतना पैसा। लाइफस्टाइल, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ, बताओ चलता है क्या ऐसा? नहीं। आप लोगों ने नॉर्मली क्या होता है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, या मैं बोलूँ कि ज़्यादातर जो लोग पकड़े जाते हैं ना वो इसी तरीके से पकड़े जाते हैं। जैसे मान लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी के अंदर बाबू है और वो क्या करता है, उसकी इनकम कितनी है, 20,000 रुपये पर मंथ है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर रेड पड़ी, ठीक है, गवर्नमेंट किसी ऑफिसर ने कोई रेड मारी वहाँ पे, तो रेड में पता चला कि इसकी संपत्ति जो है, एसेट जो है वो कितनी है, 25 करोड़ की एसेट इसके पास पड़ी है। इतनी कहाँ से आ गई भाई? 20,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी जो क्या करने लग जाए, जिसकी एसेट इतनी ज़्यादा हो जाए, तो कहाँ से आए हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं तो घोटाले हुए हैं, कहीं ना कहीं तो उसने चोरी की। तो ये एटीट्यूड इशू हो सकते हैं जिन, है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, या अगर संतुष्ट ना हो एम्प्लॉय आपके, या डिसरिगार्ड कर रहे हो मॉनिटरिंग को, तो ये सब इशू हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये सारे क्या हो सकते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में 2 चीज़ों के फ्रॉड रिस्क, ये हम बोलते तो हैं कि इंसेंटिव प्रेशर या अपॉर्चुनिटी या एटीट्यूड रेशनलाइजेशन, ये, लेकिन ये तीनों पॉइंट किन किन के लिए होंगे? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी यही 3 पॉइंट है, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के लिए भी यही 3 पॉइंट है। और इनके आगे क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं कि इंसेंटिव प्रेशर कब होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ कब होती है, और एटीट्यूड रेशनलाइजेशन कब होता है। चलिए जी, थैंक यू।